सबके पास स्कूल में उसके बालों को लेकर कोई न कोई राय थी। लोग उस पर हंसते थे, उसे जज करते थे और उन्होंने यह मान लिया था कि वो शायद कभी किसी को डेट नहीं कर पाएगी। फिर एक दिन स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के ने उसे चुना। कोई मेकओवर नहीं, कोई ग्लो अप नहीं और कोई सफाई भी नहीं दी, और तभी से बाकी सब लोगों के लिए चीजें अजीब होने लगी। हमारी कहानी 1999 में बुसान से शुरू होती है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर सिरी हमें अपने बचपन की कहानी सुना रही है। सच कहें तो वो बचपन से ही काफी हंसमुख लड़की थी और उसे पहली बार प्यार अपनी ही क्लास के एक लड़के से हुआ था। वो काफी हिम्मत वाली थी, इसलिए उसने बिना डरे उसे प्रपोज कर दिया। लड़का भी उसमें इंटरेस्टेड था। आखिर इतनी प्यारी और चुलबुली लड़की को कोई कैसे मना कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब वो लड़का सिर्फ 2 दिन बाद ही स्कूल छोड़कर चला गया। उस कमीने ने ट्रांसफर होने से पहले उसे बताया तक नहीं, जैसे उन दोनों की 2 दिन की लव स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं था। सिरी ने उसे भूलने की कोशिश की और खुद से वादा किया कि वो उसे भूल जाएगी, पर उसके बालों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि वो घुंघराले होने लगे थे। इस वजह से उसे अपने लुक को लेकर एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स होने लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी जुड़वा बहन हयात के बाल बिल्कुल सीधे और सिल्की थे, तो उसे ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता था। भले ही वो दोनों जुड़वा थीं, पर एक जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थीं, ना तो शक्ल से और ना ही बालों से, यानी वो फ्रैटर्नल ट्विंस थीं। इस वजह से सिरी को हमेशा लगता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो आज उस लड़के को प्रपोज करेगी जिसे वो पसंद करती है, क्योंकि वो उनका पड़ोसी था। लेकिन इत्तेफाक से वो उससे छुप रही थी, और जब वो एक बेवकूफ की तरह बाहर आई तो लड़के ने उसे उस हालत में देख लिया और उसके साथ डेट पर जाने के बजाय वो उसकी बहन हयात के साथ चला गया। तो बस इस बात से उसे गहरा सदमा लगा और उसने कसम खा ली कि वो अब कभी किसी के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करेगी। लेकिन जरा इस लड़की को तो देखो, जो कभी नहीं कह रही थी, आज वो बड़ी आसानी से तीसरी बार अपना प्यार कबूल कर रही है। ये लड़की अपने खुद से किए वादे निभाने में सच में बहुत कच्ची है। तो आपको क्या लगता है, उसकी कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? चलिए देखते हैं। गर्मी के एक दिन हमारी लड़की एकदम फुल एनर्जी में उठती है और म्यूजिक प्लेयर पर गाने सुनते हुए स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। वो किसी भी तरह अपने बालों को सीधा करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी बहन हयात आती है और उससे म्यूजिक प्लेयर छीन लेती है, क्योंकि वो दोनों इसे शेयर करती थी। ऐसा नहीं था कि दोनों के पास अपना अलग प्लेयर हो। इस बात पर हमारी लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है इसे वापस करो, लेकिन हयात मना कर देती है और कहती है कम से कम मैं इस पर पढ़ाई के लेक्चर सुनती हूँ, जबकि तुम अपने बालों और मेकअप के साथ बस टाइम पास करती रहती हो। और ऐसा मत सोचना कि उनकी मम्मी हमारी लड़की का साथ देंगी, बिल्कुल नहीं। वो हयात का ही साथ देती हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करती है। इसी बीच उनके पापा टीवी पर मैच देख रहे होते हैं और कहते हैं देखा तुमने, उसने वो गोल कैसे किया, वो नामुमकिन था। सिरी उनसे कहती है नहीं पापा, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है सिवाय मेरे इन करली बालों के। मुझे ये बाल आपसे मिले हैं पापा, जबकि हयात को मम्मी के खूबसूरत सीधे बाल मिले हैं। उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया था, पर जो भगवान की देन हो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए। खैर, वो जैसे तैसे तैयार होकर नीचे आई, क्योंकि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। नीचे पहुंचते ही उसने अपने दोस्त के साथ दौड़ने की रेस लगा दी, क्योंकि उनके बीच रूल था कि जो भी रेस जीतेगा दूसरा उसका बैग उठाएगा। उसकी दोस्त उससे ज्यादा तेज नहीं भाग पाई और आखिरकार उसे ही सिरी का बैग उठाना पड़ा। और जब वो दोनों स्कूल पहुंचे और उनका तीसरा दोस्त वहां आया, तो अब उसके पहले वाले दोस्त की बारी थी उसके साथ रेस लगाने की, ताकि उसे फंसाकर सारे बैग उससे उठवाए जा सकें। ठीक उसी वक्त स्कूल में हान की एंट्री हुई, जो न सिर्फ उनके स्कूल का बल्कि पूरे इलाके का सबसे हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का था। उसे देखकर हमारी लड़की वहीं सुन्न खड़ी रह गई, शर्माने का नाटक करने लगी और अपने बालों से अपना चेहरा छुपाने लगी। जैसे ही उस लड़के ने उसे देखा, उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया जैसे वो उसे पहले से जानता हो। अब सब हैरान थे कि ये उसे कैसे जानती है। उसने कहा ओह माय गॉड, मैं इससे बाहर बीच पर मिली थी। मैं वहाँ पानी के पास थी और जैसे ही मैं ऊपर आई, मैंने देखा कि वो शार्क की तरह समुद्र से बाहर निकल रहा था। इसके बाद वो सब स्कूल के अंदर गए और उन्होंने देखा कि हान का नाम उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में था जो स्पेशल रूम में पढ़ेंगे। पर वो रूम हर किसी के लिए नहीं था, वो सिर्फ बहुत होशियार बच्चों के लिए था। लोग कहते थे कि उस रूम का कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को प्रपोज करे तो लड़की तुरंत हाँ कर देती है। क्लास में हमारी लड़की बस उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी टीचर ने अंदर आकर कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। याद है वो ट्रिप जिस पर तुम लोग पिछले साल जाना चाहते थे पर जा नहीं पाए थे? तुम लोग इस साल जा रहे हो। बैड लक बच्चों। बच्चे खुशी के मारे फूले नहीं समाये और तालियां बजाकर चीयर करने लगे। ग्राउंड में हान का ही जलवा था और सारे स्टूडेंट्स उसके लिए चिल्ला रहे थे। हमारी लड़की ने कहा नहीं, मैं खुद को रोक नहीं सकती। मुझे इस शार्क नहीं बल्कि इस व्हेल मछली के सामने अपने दिल की बात कहनी ही होगी। याद है ना, ये वही लड़की है जिसने कसम खाई थी कि वो कभी किसी के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करेगी, पर उसने तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। खैर, कैफेटेरिया में उन्हें पता चला कि वो लोग हान के नाम का एक स्पेशल जूस बेच रहे हैं। क्या तुम सबके सब उस हान नाम के लड़के के पीछे पागल हो गए हो क्या? जैसे ही वो कैफेटेरिया से बाहर निकल रही थी, उसने स्कूल की इकलौती दूसरी लड़की को देखा जिसके बाल बिल्कुल उसी की तरह करली थे और वो वही जूस पी रही थी। उसने सोचा यहाँ तक कि तुम भी हान की दीवानी निकली, मैं तुम लोगों से बचकर कहाँ जाऊँ। पर वो लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने सिरी की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो क्या तुमने अपने बाल सीधे कर लिए लूजर?
लूजर, भले ही उसके खुद के बाल भी बिल्कुल सिरी जैसे ही थे, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो उस पर किस बात का धौंस जमा रही है। एक दिन हमारी लड़की ने हान से मिलने के लिए फिर से बीच पर तैरने जाने का फैसला किया। भले ही वो एक इत्तेफाक ही क्यों ना हो, जब वो पानी की सतह पर तैर रही थी तभी यूनसुक नाम का एक लड़का बीच पर खड़ा था। उसने सिरी के स्कूल के कपड़े और उस पर लगा उसका नाम देख लिया था। अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया और बदकिस्मती से उस लड़के को तैरना नहीं आता था और वो पानी के नीचे डूबने लगा। जैसे ही सिरी ने देखा कि वो डूब रहा है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए भागी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, इसलिए वो उसे होश में लाने के लिए मुंह से सांस देने के लिए उसके पास गई। पर जैसे ही वो उसके पास पहुंची, वो अचानक जाग गया। इस पर सिरी घबरा गई और उसने अपने पेन से उसके चेहरे पर मार दिया और बोली, तुम मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपना दिमागी इलाज करवाओ। खैर, जब उसे पूरी तरह होश आ गया तो सिरी ने उससे कहा, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? जब तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों घुसे? ऐसी क्या आफत आई थी कि तुम सीधे पानी के अंदर चले गए? वो अपनी शर्ट उठाने गई जो पानी में गिर गई थी और उससे कहा, दोबारा पानी में जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत डेंजरस है। अगले दिन स्कूल में टीचर क्लास में एक नए स्टूडेंट के साथ आए और बोले, मैं आप सभी को आपके नए क्लासमेट से मिलवाता हूँ जो सियोल से आया है। इसका नाम यूनसुक है, सब इसका स्वागत करो। हमारी लड़की ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे उसने कल बचाया था। उसने बहुत रूखा बर्ताव किया, जैसे वो यहाँ किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता हो। जब सिरी ने ये बात नोटिस की तो उसने तय किया कि वो उसे परेशान नहीं करेगी और वहाँ से हट जाएगी। फिर वो वापस जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गई और उन्होंने उससे पूछा, तुम सियोल के इस लड़के को कैसे जानती हो? उसने उन्हें बताया कि कल वो तैर रही थी और उसने इसे डूबते हुए देखा तो उसने इसकी जान बचाई। पर उसके दोस्तों ने जान बचाने वाली बात को तो साइड में रख दिया और इस बात पर फोकस करने लगे कि वो पक्का बीच पर हान को देखने ही गई होगी। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे थे तो सुबह सुबह बारिश हो रही थी। उन्होंने अपने दोस्त को रास्ते में हैरान परेशान खड़े देखा। वो उसके पास गए और पूछा कि क्या हुआ है, वो यहाँ एक मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? उसने उन्हें बताया, मैंने अभी यूनसुक को अपनी छतरी लेकर जाते देखा और साथ में वो अपना बैग भी उठाए हुए था, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। हमारी लड़की ने उससे कहा, तुम्हारे अंदर तो खून ही नहीं है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता क्या? यहाँ खड़े रहने के बजाय जाकर उसकी मदद करो। वो खुद यूनसुक का बैग उठाने और उसके लिए छतरी पकड़ने चली गई। इसी बीच टीचर स्कूल के गेट पर खड़े थे और उन्होंने सिरी के उस दोस्त से कहा, कसम से तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत या मर्दानगी नाम की चीज नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा दोस्त ठीक से चल नहीं पा रहा है और तुम उसकी मदद तक नहीं कर रहे। उन्होंने उससे बैग छीन लिया और कहा, नहीं, हाँ, बिल्कुल मैं इसकी मदद करूंगा। भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ? जहाँ तक हमारी लड़की की बात है तो टीचर ने उससे कहा, रुको, तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया है? सिरी ने कहा, सर कसम से मैंने आज अपने बाल सीधे नहीं किए हैं, मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर आई हूँ। पर उन्होंने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बालों की नहीं बल्कि तुम्हारे नाम के बैज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म पर नहीं है। उसने घबरा कर कहा, मैं पक्का उसे कहीं भूल गई होंगी, और वो वहाँ से खिसक ली ताकि टीचर उससे और ज्यादा सवाल ना पूछें। स्कूल में लंच टाइम हो चुका था और मैं आपको बताना भूल गया कि उसे चूहे कूदने वाली भूख लगी थी। सब लोग कैफेटेरिया में लाइन लगाकर खड़े थे। तभी सिरी ने यूनसुक को अंदर आते देखा तो वो अपने दोस्तों को छोड़कर उसके पास चली गई और बोली कि वो उसके लिए भी खाने की ट्रे ले आएगी। उसने यूनसुक से कहा, ये बड़े ही नेक दिल लोग हैं, इनका कहना है कि मैं इनके साथ बैठकर खाना खाऊं ताकि इनका ग्रुप पूरा हो सके। तो बस हमारी लड़की ने उसकी जिम्मेदारी ले ली और वो भी अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया। उसके दोस्त ने यूनसुक से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ यूनसुक, चूंकि सिरी ने तुम्हें बीच पर बचाया था तो तुम्हें इस एहसान के बदले हम सबको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। मतलब जान सिर्फ सिरी ने बचाई और पार्टी पूरे ग्रुप को चाहिए। ये किस लॉजिक से भाई? बेचारा यूनसुक बड़ा दिलवाला था तो उसने सबको पार्टी दे दी, भगवान उसका भला करे। इसके बाद वो सब बाहर स्कूल के ग्राउंड में आकर बैठ गए। तभी हमारी लड़की पागलों की तरह छटपटाने लगी क्योंकि उसे अपने नाम का वो बैज कहीं नहीं मिल रहा था। असल में यूनसुक ने वो बैज अपनी जेब में रखा हुआ था और वो उसे देने ही वाला था क्योंकि उसने ही उसे उठाया था। तभी सिरी की सहेली ने कहा, तुम्हें पता है, हो सकता है किसी ने ये बैज इसलिए चुराया हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। बस ये सुनते ही यूनसुक ने उसे वापस छुपाने का फैसला कर लिया क्योंकि वो सच में उसे पसंद करने लगा था, या यूं कहें कि वो इस वक्त उसे बैज देने से डर गया ताकि लड़की ये ना सोच ले कि वो उसे पसंद करता है। सच कहें तो हमारी लड़की तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो बोली, पक्का ये बैज हान ने ही लिया होगा और अब वो आकर मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगा। पर प्यार का इजहार करने के बजाय उसने सिरी के सिर पर जोर से बॉल मार दी और गलती से ऐसा होने की बात कहकर माफी मांगने आया। सिरी बॉल मारने वाले को माँ बहन की गाली देने ही वाली थी, पर जैसे ही उसे पता चला कि ये बॉल हान की है उसका मुंह बंद हो गया। उसी वक्त हान ने उससे पूछा, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने शर्माते हुए कहा, तुम्हें देखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। पर तभी हान के दोस्त ने उसे आवाज दी और उसे वहाँ से जाना पड़ा। सिरी की सहेलियाँ दौड़ती हुई उसके पास आईं और बोली, वो पक्का तुम्हें पसंद करता है, उसने जानबूझकर तुम्हारे सिर पर बॉल मारी होगी ताकि वो आकर तुमसे बात कर सके। लगता है लड़का जाल में फंस गया है। यूनसुक भी वहीं था और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर बॉल मारी होगी। इस पर उनके दोस्त ने उसे टोकते हुए कहा, तुम लड़कियों की बातों के बीच में मत पड़ो वरना वो तुम्हारा मजाक बना देंगी। क्लास में हमारी लड़की शांति से बैठी हुई थी। तभी उसकी सहेलियाँ एक और नई आफत जैसी खबर लेकर आईं।
उन्होंने बताया कि वेंडी ने अपने कर्ली बालों को बिल्कुल सीधा करवा लिया है, पर सिरी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो बोली, कौन सी वेंडी? हमारी वेंडी? तुम लोग मेरे मजे ले रही हो क्या? कोई प्रैंक शो चल रहा है क्या यहाँ? वो उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले गयी ताकि वो अपनी आंखों से देख सके। और सच में जब उसने क्लास में एंट्री की तो वो वेंडी को देखकर दंग रह गई। वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। वो पलक झपकते ही कुछ और ही बन गई थी। उसने उससे पूछा, वेंडी तुमने अपने बालों को ऐसा कैसे बना लिया? मैंने कई बार इन्हें सीधा करने की कोशिश की, पर ये एक दिन से ज्यादा टिकते ही नहीं और अगले ही दिन वापस वैसे ही हो जाते हैं। वेंडी ने उसे बताया, असल में मैंने इन्हें सिर्फ सीधा नहीं करवाया है, बल्कि बालों का परमानेंट ट्रीटमेंट करवाया है, जिससे ये हमेशा के लिए सीधे हो गए हैं। उसने सिरी को उस सैलून का पता बताया जहाँ वो गई थी, और ये भी बताया कि इसके लिए उसने 2 लाख की भारी भरकम रकम चुकाई है। हमारी लड़की ये सुनकर हैरान तो हुई क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था, पर फिर भी वो एक्साइटेड थी। वो अपनी सहेलियों के साथ उस सैलून पर ये देखने गई कि आखिर वो लेडी बालों को ऐसा कैसे बना देती है। पर सैलून की मालकिन ने जैसे ही सिरी को देखा तो उससे कहा, तुम्हें बाल सच में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, पर मुझ पर भरोसा रखो। अगर तुम मेरे यहाँ ट्रीटमेंट करवाओगी तो कभी पछताओगी नहीं। अब सिरी अपनी बरसों की जमा की हुई सारी पॉकेट मनी इकट्ठी करने लगी। अगर जरूरत पड़ती तो वो 2 लाख का इंतजार करने के लिए घर का फर्नीचर या अपनी किडनी तक बेच देती। पर सब कुछ करने के बाद भी वो अपने बालों के इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं जुटा पाई। वो उदास होकर उसी सैलून के चक्कर काट रही थी। तभी उसने यून सुक को अंदर जाते देखा और उसने सैलून की मालकिन को आवाज दी, मम्मी। बस यही वो पल था जब सिरी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया जो सब कुछ पलट कर रख देने वाला था। उसने यून सुक के नजदीक आने का फैसला कर लिया, यहाँ तक कि जब वो क्लास में आया तो सिरी ने उसकी तरफ हाथ हिलाकर हाय किया। यून सुक उसकी इस हरकत से हैरान था क्योंकि सिरी ने पहले कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। खैर, उसने भी नॉर्मल तरीके से हाथ हिला दिया। स्कूल खत्म होने के बाद वो यून सुक से पहले ही दौड़कर उस हेयर सैलून के पास पहुंच गई और ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो बस वहाँ से गुजर रही हो। इत्तेफाक का नाटक करते हुए जैसे ही उसने यून सुक को देखा वो बोली, हाय। उसने सिरी से कहा, ये मेरी मम्मी का सैलून है। सिरी ने झट से जवाब दिया कि चूंकि ये उसकी मम्मी का सैलून है तो उसे अंदर जाकर आंटी को नमस्ते तो करना ही चाहिए, वरना ये तो गलत बात होगी ना। जाहिर है जब वो अंदर गई तो उसकी आंटी यून सुक की मम्मी को सिरी के बारे में पता चला। सिरी उनके सामने अपनी तारीफों के पुल बांधने लगी कि कैसे उसने यून सुक को डूबने से बचाया था। ये सुनकर उसकी आंटी घबरा गई क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि यून सुक वैसे भी बहुत कम बोलता है। उसी वक्त उसकी आंटी ने सिरी से पूछा कि क्या वो अभी भी अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। हमारी लड़की को तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो बोली, हाँ आंटी, बिल्कुल करवाना चाहती हूँ। तब उसकी आंटी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि जब तक यून सुक के पैर का प्लास्टर चढ़ा है तब तक उसे यून सुक का पूरा ख्याल रखना होगा, और जैसे ही उसका प्लास्टर कटेगा वो सिरी के बालों का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में कर देंगी। सिरी ने तुरंत कहा, आप बस काम पक्का समझो आंटी, आज से मैं इसकी सेवा में हाजिर हूँ। अब तो वो सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले उसे उसके घर से लेने जाने लगी और रास्ते से होते हुए उसे पूरे रास्ते स्कूल तक छोड़कर आती थी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो खुद उसके मोजे उतारती और उसे जूते पहनाती थी। लड़का तो बिल्कुल राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा था। बस सिरी को उसे वॉशरूम ले जाना ही बाकी रह गया था और ये सारा पापड़ वो सिर्फ अपने बालों को सीधा करवाने के लिए बेल रही थी। खैर, सिरी सिर्फ इतने से ही शांत नहीं बैठी। वो उस हेयर सैलून को प्रमोट करने के लिए बाहर सड़कों पर पर्चे भी बांटने लगी। यहाँ तक कि उसे रास्ते में एक ऐसा आदमी भी मिला जिसके बाल बिल्कुल उसी की तरह करली थे, तो उसने उसे भी सलाह दे डाली कि अगर वो अपने बाल सीधे करवाना चाहता है तो उस सैलून में चला जाए। इस पर उस आदमी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपना हेयर स्टाइल बदलना चाहता हूँ? मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है। सिरी ने उसे बड़े अजीब तरीके से देखा, जैसे कह रही हो, अरे गंवार हो क्या, भला ऐसे बाल किसे पसंद आते हैं? जब वो आदमी वहाँ से चला गया तब उसने राहत की सांस ली। यून सुक ने उससे कहा, चलो अच्छा है कि उसने मुझे इस हालत में नहीं देखा। सिरी ने पलट कर कहा, तुम्हारी हालत को क्या हुआ है? तुम रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल ही दिख रहे हो। पर अचानक ही मौसम बदलने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगी। उसने यून सुक से कहा, चलो जल्दी करो, बारिश होने वाली है। वो उसे लेकर तेजी से भागी ताकि उसके पैर का प्लास्टर गीला ना हो जाए और वो सीधे अपने पापा के गोदाम में पहुंच गई। अंदर आते ही वो यून सुक के लिए एक टी शर्ट लेकर आई ताकि वो अपने गीले कपड़े बदल सके। उसने सिरी से पूछा, क्या ये टी शर्ट तुम्हारी है? सिरी ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे पापा की है, और सच कहूँ तो ये पूरी लाइब्रेरी ही मेरे पापा की है। अपने कपड़े बदलने के बाद वो अपने बाल सुखाते हुए उसके पास आई। यून सुक ने किताबों को देखते हुए पूछा, क्या ये सारी किताबें तुम्हारी हैं? सिरी ने कहा, हाँ, बस वो कोने वाली किताबों को छोड़कर वो सिर्फ मेरी हैं। वैसे इस लाइब्रेरी में मेरे और पापा के अलावा कोई नहीं आता और यहाँ का पासवर्ड भी किसी को नहीं पता, पर अगर तुम यहाँ दोबारा आना चाहो तो इस जगह का पासवर्ड 486 है, पर हाँ, ये बात किसी और को मत बताना। यून सुक उसके इस भरोसे को देखकर हैरान रह गया क्योंकि ये एक सीक्रेट पासवर्ड था जो किसी को नहीं बताया जाना चाहिए था। पर सिरी ने उस पर भरोसा किया और बोली, अपनी आवाज धीरे रखो, ये बात हमारे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने कहा, अरे बाबा डरो मत, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। सिरी बोली, क्या पता कोई यहाँ से गुजरे और तुम्हारी आवाज सुन ले, फिर तो हमारी चोरी हो जाएगी।
जाएगी। पर यूनसुक सच में पासवर्ड भूल गया था, तो सिरी ने कहा, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैं इसे एक कागज पर लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम चीजों पर ध्यान नहीं देते और पक्का भूल जाओगे, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा। अगले दिन हमारी लड़की ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैंने आज तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुझे जितना जल्दी हो सके हान को प्रपोज करना ही होगा। अब वो और उसकी सहेलियां हान को भेजने के लिए कागज की छोटी छोटी चिट्स मोड़ने लगी। वो चाहती थी कि यूनसुक भी इस काम में उनकी मदद करे, पर उसने साफ मना कर दिया और बोला, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, वो अभी फ्री नहीं है। इस पर हमारी लड़की ने उससे कहा, मुझे तो लगता है कि इसे बचाकर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। काश मैंने इसे वहीं पानी में डूबने दिया होता भाई। सिरी की ये बात सुनकर वो चुपचाप बैठ गया और कागज की पर्चियां मोड़ने में उनकी मदद करने लगा। उसने मदद करते करते पर्चियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। लड़कियां खुशी से चीयर करने लगी और उसका हौसला बढ़ाने लगी। हमारी लड़की जहाँ एक तरफ हान को प्रपोज करने की तैयारियों में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ वो यूनसुक का ख्याल रखने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी। एक बार जब वो क्लास में थी तो उसने स्पेशल रूम के एक होशियार लड़के से अपनी सीट बदलने की मिन्नत की ताकि वो वहाँ बैठकर हान को प्रपोज कर सके, पर उस लड़के ने साफ मना कर दिया और बोला, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। पर हमारी लड़की भी कहाँ मानने वाली थी। वो उसके पीछे पड़ गई और उसे तब तक टोकती रही जब तक कि उस लड़के ने गुस्से में चिल्लाकर उससे ये नहीं कह दिया, अरे जरा होश में आओ और अपनी शक्ल आईने में देखो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेगा भी? क्या तुमने कभी खुद को देखा है कि तुम कैसी दिखती हो? ये बात सिरी के दिल पर लग गई। वो उदास हो गई और यूनसुक का सामान उठाए हुए भारी मन से घर लौटने लगी। रास्ते में यूनसुक की टी शर्ट नीचे गिर गई। उसने रोते हुए उसे उठाया और बिना एक शब्द बोले आंसू पोंछते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई। यूनसुक वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे संभाले और सिरी ने उसे बात करने का मौका भी नहीं दिया। अगले दिन क्लास में उनका एक प्रैक्टिस एग्जाम था। सिरी उस होशियार लड़के को बड़े गुस्से में घूर रही थी। तभी उसने देखा कि यूनसुक ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आंसर शीट टीचर को सबमिट कर दी, यानी उसने पढ़ाई की थी। पर सिरी ये देखकर हैरान थी कि क्या ये लड़का सच में इतना होशियार है। खैर, जब आखिरकार एग्जाम खत्म हो गया तो वो अपने पापा की लाइब्रेरी में गई और उसने देखा कि वहाँ का लॉक खुला हुआ था। उसे लगा कि यूनसुक अंदर होगा और सच में वो वहीं बैठकर एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था। सिरी ने उससे कहा, अच्छा तो ये तुम हो जो कहते थे कि तुम्हें कॉमिक्स पढ़ना पसंद नहीं है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। चलो इस बात को यहीं छोड़ते हैं। असल में यूनसुक ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उसने सिरी के लिए कागज की इतनी सारी पर्चियां मोड़कर तैयार की थी कि उससे पूरा जार भर गया था ताकि वो अपने सपनों के राजकुमार हान को प्रपोज कर सके। लेकिन सिरी इसे देखकर उतनी एक्साइटेड नहीं हुई। उसने यूनसुक से कहा, सच कहूँ तो अब अगर उसने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये पर्चियां जिन पर तुम सबने इतनी मेहनत की है, ये मेरे और मेरे दोस्तों के प्यारे रिश्ते को दिखाती हैं। इसीलिए मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। वो आगे बढ़ी और उसने यूनसुक को होमवर्क सॉल्व करने के लिए एक नोटबुक गिफ्ट की। अगले दिन जब वो सैलून जा रही थी तो उसे पता चला कि यूनसुक के पैर का प्लास्टर कट चुका है। वो खुशी के मारे उछलने लगी। यहाँ तक कि यूनसुक की मम्मी ने भी बाहर आकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अपने काम से बहुत थका दिया, पर अब मैं तुम्हारे बालों का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में करूंगी। सिरी ये सुनकर चौंक गई कि आंटी फ्री में करने की बात कर रही हैं, जबकि उसने तो बस डिस्काउंट की उम्मीद की थी। यहाँ तक कि आंटी उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार थी, पर सिरी ने मना कर दिया और बोली, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगी तब आऊंगी, क्योंकि वो हान को प्रपोज करने जाने से ठीक पहले अपने बाल सीधे करवाना चाहती थी। स्कूल में जब सब लोग प्रैक्टिस एग्जाम का रिजल्ट देख रहे थे तो उन्हें पता चला कि यूनसुक ने टॉप किया है और अब वो स्पेशल रूम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में शामिल हो गया है। सिरी यह देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे लगा कि अब यूनसुक उसके लिए एक दिन अपनी सीट छोड़ देगा ताकि वो वहाँ जाकर हान को प्रपोज कर सके। पर उसकी सहेलियों ने उससे कहा, इससे पहले कि तुम खुश हो, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हान इस बार स्पेशल रूम की रैंकिंग से बाहर हो गया है क्योंकि यूनसुक ने उसका पत्ता साफ कर दिया और उससे आगे निकल गया। यानी सिरी की मदद करने और चीजों को आसान बनाने के बजाय यूनसुक ने रास्ता और मुश्किल कर दिया था। अब तो हमारी लड़की का दिमाग ही खराब हो गया और उसका लाइफ से जैसे भरोसा ही उठ गया। लेकिन जब वो घर पर थी तो उनकी एक पड़ोसन उसकी मम्मी से मिलने आई और वो उस सैलून वाली आंटी और उनके बेटे के बारे में बातें करने लगी। उसने बताया, तुम्हें पता है वो लोग बहुत अमीर हैं और आंटी के पति एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में प्रोफेसर और डॉक्टर हैं। इस पर हमारी लड़की की मम्मी हैरान हो गई कि अगर वो लोग इतने अमीर हैं तो यहाँ इस हाल में क्यों रह रहे हैं। तब पता चला कि आंटी का पति उन पर बहुत शक करता था और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, जिससे तंग आकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग आई। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर सिचुएशन बहुत सीरियस है। वो फिर से इस एग्जाम को देने वाला है। इसके बावजूद वो लड़का इतना होशियार है कि उसने इस महीने के प्रैक्टिस एग्जाम में पहला नंबर हासिल किया है। हमारी लड़की अंदर बैठी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी।
और यून सुक के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि यून सुक एक बहुत अच्छा इंसान है, पर वो एक छोटी सी बात पर उससे नाराज हो गई थी, जबकि वो तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। रात को जब वो लाइब्रेरी गई तो उसने देखा कि वहाँ का दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगा कि अंदर यून सुक होगा, पर वहाँ उसके पापा बैठे थे और उनके पीछे यून सुक खड़ा था। वो हैरान रह गई और उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पर उसके पापा ने कहा, मैंने ही इसे हमारे साथ बैठकर नूडल्स खाने के लिए बुलाया है। फिर जब वो सब साथ बैठे थे तो सिरी के पापा ने यून सुक को गिफ्ट में एक कैमरा दिया। सिरी ने यून सुक को बताया, मेरे पापा को फोटोग्राफी का बहुत शौक है और उनका एक स्टूडियो भी है। पर तभी उसके पापा ने उसे टोकते हुए कहा, ज्यादा बातें मत बनाओ और पहले ये बताओ कि तुमने एग्जाम में क्या तीर मारा है। सिरी ने चिढ़कर कहा, पापा आप मुझसे उम्मीदें रखना छोड़ दीजिए और अपनी लाडली हयात पर फोकस कीजिए। उसके पापा ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई से उम्मीद नहीं रखता, मुझे तो बस तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारे जैसे हंसमुख बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। अपने पापा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुई और बोली, हाँ बिल्कुल, आपको मुझसे ही प्यार करना चाहिए। क्या हयात ने कभी आपको एक गिलास पानी भी लाकर दिया है? उसके पापा हंसते हुए बोले, देखा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यून सुक उन दोनों के इस प्यारे और म्यूचुअल रिश्ते को देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत सुकून था और कोई दिखावा नहीं था। अगले दिन स्कूल में हमारी लड़की अभी भी यही सोच रही थी कि वो हान को प्रपोज कैसे करे और वो अपने बालों को सीधा करने के लिए उन पर पानी छिड़क रही थी। तभी सिरी के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो हान को स्कूल ट्रिप पर ही प्रपोज करेगी। इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी उन सब ने क्लास के सामने वेंडी को एक बर्फ के टुकड़े वाले खिलौने या गैजेट के साथ देखा। हमारी लड़की उसे देखकर हैरान रह गई और उसे हाथ में पकड़ना चाहती थी, पर वेंडी ने मना कर दिया और बोली, ये बहुत महंगा है, मेरी आंटी इसे मेरे लिए अमेरिका से लाई है, इसलिए मैं इसे टीचर के ऑफिस में रख देती हूँ ताकि कोई इसे यहाँ से हटा ना दे। सिरी ने उससे कहा, तो तुम खुद ही इसकी रखवाली क्यों नहीं कर लेती बहन? वेंडी बोली, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम सब अभी बाहर बॉल खेलने जा रहे हैं। सिरी यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि इसका मतलब था कि वेंडी अब हान के साथ खेलने वाली थी और जिस बात का सिरी को डर था वही हुआ। वेंडी जाकर हान से चिपक गई और बोली, तुम्हारा मेरे पार्टनर बनने के बारे में क्या ख्याल है? हान भी तुरंत मान गया। जहाँ तक यून सुक की बात है, उसने हमारी लड़की से कहा कि वो आए और उसकी पार्टनर बनकर उसके साथ खेले। इसके बाद टीचर ने दोनों टीमों से दो दो खिलाड़ियों को बॉल पकड़ने और गेम शुरू करने के लिए कहा। गेम का रूल ये था कि वो लोग एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकेंगे और बॉल जिसके भी बदन पर लगेगी वो आउट हो जाएगा और जो बॉल को कैच कर लेगा वो गेम में बना रहेगा। यून सुक पूरे टाइम हमारी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर सिरी का पूरा ध्यान इसी बात पर था कि वेंडी कैसे हान से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वो मर ही जाएगी। अरे भाई, सिर्फ एक गेम ही तो है, देखो ये लड़की हान के पीछे कितनी पागल है। दूसरी तरफ यून सुक हमारी लड़की को हर तरह से बचा रहा था और गेम जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि सिरी खुश हो जाए। वो उसे ये महसूस कराना चाहता था कि हान बस एक नॉर्मल लड़का है, ताकि शायद सिरी उसे पसंद करना बंद कर दे। पर आखिर में सिरी की टीम हारने की कगार पर पहुंच गई और मैदान में सिर्फ हमारी लड़की, यून सुक, हान और वेंडी ही बचे। यून सुक बॉल को वेंडी की तरफ फेंकने ही वाला था, पर हमारी इस बेवकूफ लड़की ने अपने आशिक को बचाने के लिए खुद को बॉल के आगे झोंक दिया और बॉल हान को लगने के बजाय सीधे सिरी की आंख पर जा लगी। सिरी की इस हरकत ने यून सुक का दिल तोड़ दिया और वो उदास होकर वहाँ से चला गया। मतलब वो लड़का तुम्हारे लिए गेम जीतने की कोशिश कर रहा है और तुम जाकर ऐसी हरकत कर रही हो। कसम से बेवकूफी की भी हद होती है। रात को सिरी बैठी हुई अपनी आंख पर लगी चोट पर बर्फ रगड़ रही थी। वो खुद भी बहुत उदास थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। दुनिया का कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। इसलिए उसने यून सुक को एक मैसेज भेजा और लिखा, आई एम सॉरी, कसम से मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी तो खुद को बहुत सेफ महसूस कर रही थी, पर अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो कितनी फालतू बातें लिख रही है। उसी वक्त उसे किसी का एक रिकॉर्डेड मैसेज मिला। वो मैसेज हान का था, जो सिरी को शुक्रिया कह रहा था कि आज उसकी वजह से वो गेम जीत गया और उसने सिरी के ठीक होने की दुआ भी की। ये सुनते ही हमारी पागल लड़की खुशी के मारे उछलने लगी। अरे ओ ना समझ लड़की, उस लड़के को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, उसे तो बस अपने जीतने की खुशी है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमारे प्यारे यून सुक ने भी सिरी को एक वॉइस नोट भेजा। उसने कहा कि वो इस तरह उसे चोटिल हालत में छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है और उसने सिरी को सलाह दी कि वो अपनी आंख पर बर्फ ना रगड़े, बल्कि उस पर कोई ऑर्नामेंट मलहम लगा ले। देखा दोनों लड़कों में फर्क, पर हमारी इस लड़की को तो उसी हान नाम के प्याज से ही प्यार करना है। अगले दिन स्कूल में ग्रेजुएशन की तस्वीरों के लिए एक स्टूडियो सेटअप लगाया गया था। तभी हमारी लड़की यून सुक के साथ वहाँ गोल्फ के कपड़ों में एंट्री मारती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि सिरी के पापा ने गोल्फ के प्रति अपने पागलपन और शौक की वजह से उन्हें ऐसे कपड़े पहना दिए थे। सिरी को खुद अपना ये लुक जरा भी पसंद नहीं आ रहा था और उसके बाल भी कैप के नीचे से बाहर निकल रहे थे। पर यून सुक ने उससे कहा, वैसे हमारे कपड़े इतने भी बुरे नहीं हैं, मुझे तो ये पसंद आए। यह सुनकर वो खुश हो गई कि चलो यून सुक तो खुश है, और फिर उन दोनों ने बिना किसी उदासी के साथ में फोटो खिंचवाई। एक दिन हमारी लड़की ने आखिरकार यून सुक की मम्मी के सैलून में जाकर अपने बाल ठीक करवाने का फैसला किया। जब वो अंदर गई तो आंटी किसी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी थी, इसलिए उन्होंने यून सुक से कहा कि जब तक वो फ्री होती हैं, तब तक वो हमारी लड़की के बाल धो दे। पर यह सुनते ही हमारी लड़की के हाथ पांव फूल गए। भला वो उसके बाल कैसे धोएगा? पर फिर वो शांत हुई कि चलो कोई बात नहीं। वो बाल धोने में बहुत एक्सपर्ट था और उसके हाथ बिल्कुल मखमली थे। खैर वो उसके
बाल धोने लगा, जबकि सिरी पूरी तरह नर्वस बैठी थी। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि वो यून सुक से प्यार करने लगी है। क्या आपको लगता है कि उसने अपना इरादा बदल लिया है और वो हान को भूल चुकी है? खैर, जब उसने सिरी के बाल धो दिए तो वो बाहर आकर बैठ गई ताकि आंटी उसके बालों का ट्रीटमेंट शुरू कर सके। पर असली मुसीबत तो तब खड़ी हुई जब पता चला कि उसके बालों में कंडीशनर लगा रह गया है। आंटी अपने बेटे पर चिल्लाई और बोली, तुमने इसके बाल कंडीशनर से धो दिए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस तरह बाल धोते समय कंडीशनर नहीं लगाया जाता। अब मैं इसके बालों का ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी। पर यहाँ साफ लग रहा था कि यून सुक ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि सिरी हान को प्रपोज ना कर पाए। जाहिर है यून सुक की मम्मी ने सिरी से माफी मांगी और कहा, तुम किसी और दिन आ जाना, मैं तब तुम्हारे बाल ठीक कर दूंगी। अब आ गया ट्रिप का दिन। हर कोई बस में बैठकर हमारी लड़की का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जाहिर है वो हमेशा की तरह लेट थी, क्योंकि वो अपने बालों को सेट करने में लगी हुई थी। आज उसकी ये एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाली थी। जैसे ही सबने उसे देखा, सब दंग रह गए, क्योंकि वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सपना देखा था। पर सच तो ये है कि वो हर हाल में खूबसूरत ही लगती है, बस वो खुद ही थोड़ी नासमझ है, जिसे ये बात समझ नहीं आती। खैर, वो सब ट्रिप की लोकेशन पर पहुंच गए। वहाँ सभी लोग एक बड़ा सा घेरा बनाकर इकट्ठे बैठे थे और हर कोई अपने परिवार के लिए 2 शब्द बोलकर उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। ठीक उसी वक्त हमारी लड़की की सहेलियां जंगल में एक छोटी सी जगह पर उसके प्रपोजल की तैयारियां कर रही थी, ताकि वो वहाँ हान के सामने अपने दिल की बात कह सके। सिरी की सहेली स्टूडेंट्स और फैमिली वाले फंक्शन के बीच से हान को बुलाने गई और उससे बोली, चलो जल्दी मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ एक बहुत जरूरी जगह पर चलना होगा। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो हमारी लड़की चारों तरफ ढेर सारी रंग बिरंगी लाइट्स के बीच खड़ी थी। जब हान ने उसे देखा तो उसे अंदाजा हो गया था कि वो आखिरकार आज उसे प्रपोज करने वाली है। वो उसके पास आया और बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिरी ने जवाब दिया, हाँ थैंक यू। ठीक उसी पल उसने यून सुक को वहाँ से उदास होकर जाते हुए देखा, क्योंकि जाहिर है वो अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए नहीं देख सकता था और चुपचाप वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। पर अजीब बात यह थी कि हमारी लड़की हान को प्रपोज करने के लिए उतनी एक्साइटेड नहीं थी जितना उसने सोचा था। तभी हान ने उससे पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने कहा, सच कहूँ तो मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें पसंद करती हूँ और यहाँ तक कि मैंने इसके लिए अपने बाल भी सेट करवाए थे। पर इस वक्त जब तुम मेरे सामने खड़े हो तो मेरे दिमाग में तुम्हारे बजाय किसी और ही इंसान का ख्याल आ रहा है। वो इंसान इस वक्त मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। उस समय उसकी सहेलियां दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी, पर वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि वो दोनों उस जगह को छोड़कर वापस स्टूडेंट्स और फैमिली वाले फंक्शन की तरफ लौट रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे आई ताकि यह जान सकें कि हान ने उसके साथ रिलेशनशिप के लिए हाँ कहा या नहीं। पर सिरी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया ताकि फंक्शन में कोई खलल ना पड़े। फिर उसने यून सुक की तरफ देखा और हान के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में सोचने लगी, क्योंकि हान उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया था कि वो किसी और के बारे में सोच रही है, जबकि वो पहले हान को पसंद करती थी। सिरी ने हान से कहा था, वो इंसान ऐसा है कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं उसके सामने कैसी दिख रही हूँ, अच्छी या बुरी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहती हूँ और शायद यही वजह है कि मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। हान ने उससे कहा था, मैं नहीं जानता कि वो इंसान कौन है, पर मुझे उससे जलन हो रही है। साफ है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है कि हम उसी इंसान से प्यार करते हैं जिसके साथ हम बिना किसी दिखावे के कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सिरी ने खुद से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ओह माय गॉड लड़की, क्या कमाल की बात कही है। मेरे प्यारे और खूबसूरत चैनल के फॉलोअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अब समझ गए होंगे। खैर, अगले दिन घर वापस लौटने के लिए सारी बसें खड़ी थी। हमारा लड़का बस के सामने खड़ा था। तभी उसने हान को मुस्कुराते हुए आते और बस में चढ़ते देखा। जाहिर है उसने मान लिया कि वो दोनों अब साथ हैं, इसलिए वो खुद भी उदास मन से बस में चढ़ गया। उसने हमारी लड़की को बैग रखते हुए देखा, पर उसने हर बार की तरह इस बार उसकी कोई मदद नहीं की। वो बिना एक शब्द बोले चुपचाप बैठ गया, जैसे सिरी वहाँ थी ही नहीं। और यह देखकर सिरी हैरान रह गई। रात को बुसौसान वापस लौटने के बाद हमारे लड़के ने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया और उसने देखा कि सिरी वहाँ बैठकर अपना होमवर्क सॉल्व कर रही थी। उसने यून सुक से कहा, मैं तुम्हारे लिए वो कॉमिक बुक लेकर आई हूँ जो तुम पढ़ना चाहते थे, पर तुम इसे घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि जब तुम अपना होमवर्क खत्म कर लोगे तो इसे मैं भी पढ़ूंगी। यून सुक ने बिना कुछ बोले किताब खोली और बिना एक शब्द बोले वो उसे पढ़ने लगा। तभी सिरी ने उसे एक सवाल पूछकर हैरान कर दिया। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे किसी चीज के बारे में नहीं पूछना चाहते? यून सुक ने अजीब तरीके से पूछा, किस बारे में? सिरी ने कहा, मसलन हान के साथ मेरे रिश्ते के बारे में। मैंने तो उससे कोई वादा तक नहीं लिया। ये सुनते ही उस लड़के की आंखें, जो अब तक मायूस और लाइफ से परेशान दिख रही थीं, अचानक खुशी से चमक उठी। उसने सिरी से पूछा, सच में? पर इसका क्या मतलब है? तुम तो उससे प्यार करती थी ना? सिरी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया। और फिर बोली, मैं ये बात अपनी सहेलियों को नहीं बताना चाहती, वरना वो फालतू में परेशान हो जाएंगी, खासकर तब जब इस बीच हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। ये सुनते ही लड़के का चेहरा एक सफेद लाइट बल्ब की तरह खिल उठा। खैर, सिरी ने उससे आगे कहा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरे लिए पढ़ाई
करने का हौसला बढ़ाने के लिए बड़े वाले स्वीट्स लेकर आना। यूनसुक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इन सब चीजों के लिए अब थोड़ी बड़ी नहीं हो गई हो? सिरी ने चिढ़कर कहा, बस अब तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। अगले दिन क्लास में वो सब होमवर्क सॉल्व कर रहे थे। वो सब बहुत बोर हो चुके थे और घर जाना चाहते थे। हमारी लड़की ने कहा, काश मैं इस वक्त समुद्र को देखने जा पाती, खासकर जब सर्दियों का मौसम हो। वो बिल्कुल एक कांच के गोले की तरह दिखता है। जब हमारे लड़के ने उसकी ये बात सुनी तो उसने सिरी के लिए कुछ खास करने का फैसला किया। दिन खत्म होने पर जब वो लोग घर लौट रहे थे तो सिरी ने देखा कि हमारा लड़का वेंडी के साथ खड़ा था और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जाहिर है ये देखकर सिरी को बहुत जलन हुई और वो गुस्से से लाल पीली होने लगी। उधर यूनसुक की मम्मी के सैलून में वो अपनी मम्मी से कह रहा था, मम्मी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अगले साल दूं, क्योंकि मैं इस साल एडमिशन नहीं लेना चाहता। ये सच में एक बहुत ही अजीब और ना समझ आने वाला फैसला था। रात को सिरी ने हमारे लड़के को अपने घर के सामने खड़ा पाया और उसके हाथ में वही बड़े वाले स्वीट्स थे जो उसने मांगे थे। उसने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? क्या तुमने सच में मेरी बात मान ली? यूनसुक ने कहा, हाँ, ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। और जब वो वहाँ से जाने लगा तो सिरी ने उसे टोकते हुए पूछा, रुको, तुम वेंडी को कैसे जानते हो? उसने नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, अरे बस ऐसे ही, हम स्कूल के दोस्त हैं। सिरी चौंक गई, तुम दोनों कब से दोस्त बन गए? मैंने तो तुम दोनों को कभी साथ नहीं देखा। यूनसुक ने कहा, क्यों? क्या स्कूल के किसी बच्चे से दोस्ती करना मना है क्या? वो जानबूझकर थोड़ा नखरे दिखा रहा था क्योंकि उसे अपनी लाइफ में पहली बार ये एहसास हुआ था कि सिरी उसे लेकर पजेसिव हो रही है और उसे जलन हो रही है। वो हंसता हुआ वहाँ से चला गया। एंट्रेंस एग्जाम के दिन हमारी लड़की के पापा बहुत बीमार थे और वो उसे एग्जाम सेंटर छोड़ने नहीं जा सकते थे और बदकिस्मती से उसकी बहन हयात का एग्जाम सेंटर सिरी के सेंटर से बिल्कुल अलग जगह पर था। इसलिए उसकी मम्मी हयात को छोड़ने चली गई। इस वजह से मम्मी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि सिरी को ले जाने वाला कोई नहीं था। पर हमारी लड़की ने कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं वहाँ अकेली चली जाऊंगी। जब वो स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि बाकी सब बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ आए थे जो उन्हें चीयर कर रहे थे और उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाए थे, पर वो वहाँ बिल्कुल अकेली अंदर जा रही थी। ठीक उसी पल उसके सामने भालू की कॉस्ट्यूम पहने एक इंसान आया और उसने सिरी को एक गिफ्ट बैग दिया। जब सिरी ने उसे खोलकर देखा तो उसे अंदर वही ग्लास बॉल मिला जो वो चाहती थी और जिसे उसने पहले वेंडी के पास देखा था। वो तुरंत समझ गई कि ये यूनसुक ही है और वो खुशी के मारे उछलते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी। इस प्यारे सरप्राइज ने उसमें जोश भर दिया और वो एकदम एक्साइटेड होकर एग्जाम देने अंदर गई। आखिरकार जब सारे एग्जाम सही सलामत खत्म हो गए तो सभी बच्चे क्लास में बैठे टीचर का इंतजार कर रहे थे ताकि कॉलेज जाने से पहले वो उनसे आखिरी बार बात कर सके। टीचर ने अंदर आकर उनसे कहा, इस हफ्ते के आखिरी में शाम 7 बजे तुम सब रेस्टोरेंट में इकट्ठे होना। मैं तुम सबको डिनर की पार्टी दूंगा। हम तुम सबके एग्जाम्स खत्म होने और स्कूल के इस आखिरी दिन का जश्न मनाएंगे। घर लौटते समय हमारी लड़की का ध्यान कहीं और ही था। उसकी सहेलियों ने उससे कहा, चलो साथ में चलकर लंच करते हैं, पर उसने मना कर दिया और बोली, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा क्योंकि मम्मी ने घर पर कुछ काम बताया है। जैसे ही उसने यह लाइन बोली यूनसुक ने तुरंत उसकी नकल उतारी और उनके दोस्तों से कहा, सॉरी यार, मुझे भी एक बहुत जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। पर उनके दोस्त भी कोई बेवकूफ नहीं थे, उन्हें दाल में कुछ काला लगा। जब वो उन दोनों पर नजर रखने के लिए चुपके से उनके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों साथ साथ घर जा रहे हैं और एक दूसरे के काफी करीब हैं। वो दोनों रास्ते में ऐसे एक दूसरे से टकराते हुए चल रहे थे जैसे उनके दोस्तों ने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। खैर, जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे सिरी अंदर जाने ही वाली थी, पर यूनसुक ने हिम्मत जुटाई और अगला कदम बढ़ाते हुए उससे कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों ना हम थोड़ी देर और पैदल चलें? ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सिरी को तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो खुशी से बोली, हाँ चलो चलते हैं, और वो उससे आगे दौड़ पड़ी। इसीलिए उन्होंने बीच पर जाने का फैसला किया क्योंकि सिरी कभी भी पानी, ठंडी हवा और कुदरत के नजारों से बोर नहीं होती थी। वैसे भी कौन ऐसा पागल होगा जो इन 3 खूबसूरत चीजों से बोर हो जाए। खैर, वो दोनों वहाँ पत्थरों के ऊपर चढ़ गए। सिरी ने उससे पूछा, क्या ये जगह तुम्हें उस पहली बार की याद नहीं दिलाती जब मैंने तुम्हें डूबने से बचाया था? यूनसुक ने कहा, हाँ बिल्कुल याद दिलाती है, भला मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। पर सिरी उससे पूछना चाहती थी कि उस वक्त वो पानी में गया ही क्यों था और उसने ऐसी लापरवाही क्यों की जबकि वो जानता था कि उसे तैरना नहीं आता। तब यूनसुक ने उसे सच सच बताने का फैसला किया कि उस वक्त उसकी दिमागी हालत बहुत खराब थी और वो जीना नहीं चाहता था। वो देखना चाहता था कि उसके ना रहने से दुनिया में क्या बदल जाएगा। पर ठीक उसी वक्त उसने पानी की सतह पर एक बेहद खूबसूरत लड़की को तैरते देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि वो इस दुनिया की सबसे हसीन खुशी है। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में कुछ अलग बात भी है। ठीक उसी पल उसने अपनी जेब से सिरी के नाम वाला वो बैज निकाला और उससे कहा, सच कहूँ तो मेरा इरादा ये तुम्हें वापस देने का नहीं था, मैं इसे अपने पास रखना चाहता था ताकि मुझे बचाने वाली इस लड़की की याद हमेशा मेरे साथ रहे। पर अब जब तुम खुद मेरे इतने पास खड़ी हो तो मुझे अपने दिल की बात माननी ही होगी। सिरी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जाहिर है सिरी मुस्कुराते हुए बिल्कुल शांत थी और हम सब तो जानते ही हैं कि खामोशी का मतलब हाँ होता है। खैर, रात को वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घर लौटे और उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी थी। एकदम हैप्पी हैप्पी वाला माहौल था। मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम मेरे पास। सिरी ने उससे पूछने का फैसला किया कि वो संडे को क्या कर रहा है। उसने कहा, मेरा कोई प्लान नहीं
है, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम उस दिन मिल सकते हैं? सिरी बहुत खुश थी कि यून सुक ने अपने आने वाले प्लान्स में उसे भी शामिल किया था। घर के अंदर जाने से पहले वो उसका हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था और उसके और करीब आना चाहता था। यही वो जादुई पल था जिसे महसूस करते ही सिरी दौड़कर अपने कमरे के अंदर चली गई और उसके दिल में सैकड़ों गिटार बजने लगे। जहाँ तक हमारे लड़के की बात है, जब वो घर पहुँचा तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि उन्हें कुछ जरूरी काम से तुरंत सियोल जाना पड़ेगा। वो भी उनके साथ जाना चाहता था, पर मम्मी ने मना कर दिया और बोली, तुम यहीं रुको, हम सैलून बंद नहीं कर सकते, मैं संडे को वापस आ जाऊंगी। अगले दिन हमारी लड़की अपने परिवार के साथ तारों को देखने के लिए एक दिन के ट्रिप पर जा रही थी। उसने यून सुक को फोन करके बाय कहा। यून सुक चाहता था कि वो इस ट्रिप पर खूब एंजॉय करे। सिरी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, संडे का हमारा अपॉइंटमेंट भूलना मत। उसने जवाब दिया, भला इसे भूलना नामुमकिन है, क्या यह भी कोई भूलने वाली चीज है? जैसे ही उसने फोन काटा, उसने तुरंत अपनी सहेलियों को फोन लगाया ताकि वो संडे की तैयारियां शुरू कर सकें, क्योंकि वो हमारे लड़के के लिए इस दिन को बहुत स्पेशल बनाना चाहती थी। उसकी सहेलियां आपस में कहने लगी, सुना तुमने, ये इस साल का उनका आखिरी मिशन होने वाला है, इसलिए उन्हें इस दिन को बिल्कुल परफेक्ट बनाना होगा। रात को हमारी लड़की खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में अपने परिवार के साथ सो रही थी। उस सुहाने माहौल में उनके पापा दुआ कर रहे थे कि उनके बच्चे अपने सारे सपने पूरे करें और उसी से शादी करें जिसे वो प्यार करते हैं। हमारी लड़की को लगा जैसे उसकी मन्नत पूरी हो गई है, क्योंकि अब वो यून सुक के साथ है और यह एक ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। संडे के दिन उन दोनों को बीच पर मिलना था। ठीक उसी वक्त उसकी सहेलियां वहां सरप्राइज की तैयारियां पूरी कर रही थीं। जब सिरी ने उन्हें देखा तो उसने हाथ से इशारा करके उन्हें वहां से जाने को कहा, क्योंकि वो इस वक्त बात करने के मूड में नहीं थी। वो थोड़ा भाव खाने का नाटक कर रही थी। यून सुक ने अपना मफलर उतारा और उसे पहना दिया। फिर उसने सिरी से कहा, अगर तुम चाहो तो हम किसी बंद जगह पर चल सकते हैं, पर सिरी ने मना कर दिया और अचानक उसे गले लगा लिया। असल में वो गले लगाकर अपने दोस्तों को इशारा कर रही थी कि वो अभी अंदर आ जाएं, पर जब तक वो दोबारा इशारा ना करे तब तक म्यूजिक ना बजाएं। पर उसके दोस्त थोड़े बुद्धू थे और उसका मतलब समझ नहीं पाए। तभी अचानक यून सुक के पास उसकी मम्मी का एक रिकॉर्डेड मैसेज आया। उसने सिरी से कहा, आई एम सॉरी, मुझे पब्लिक फोन का इस्तेमाल करना होगा। वो फोन करने चला गया। सिरी ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सहेलियों से कहा कि वो अंदर आ जाएं, पर अभी कुछ ना करें जब तक कि वो उन्हें अगला सिग्नल ना दे दे। पर ऐसा लगा जैसे आज का दिन ही मनहूस था, क्योंकि हमारे लड़के ने आकर उसे बताया, मुझे तुरंत सियोल वापस जाना होगा, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सिरी को उसकी चिंता होने लगी, पर साथ ही वो कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करे। उसने अपनी सहेलियों से भी माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने इस सब तैयारी के लिए बहुत मेहनत की थी। पर उसकी सहेली ने कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम ये सब फिर कभी नॉर्मली तैयार कर लेंगे। इसके बाद सिरी घर आ गई और उसने यून सुक को एक वॉइस नोट भेजा कि वहाँ पहुँचते ही वो मम्मी की तबीयत के बारे में बता दे, क्योंकि वो बहुत परेशान है। उधर यून सुक ठीक उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, उसने देखा कि उसकी मम्मी बेड पर लेटी हुई थी और उनके चेहरे पर चोटों के गहरे निशान थे, जैसे उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया हो। उनके पास यून सुक के पापा खड़े थे, जो पेशे से डॉक्टर थे और जिन्हें समाज में एक इज्जतदार आदमी माना जाता था। जाहिर है सबको पता था कि मम्मी को किसने पीटा है, उनके अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था। पर उन्होंने खुद अपनी गलती नहीं मानी और बोले कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी मम्मी को यहाँ वहाँ घूमने की बहुत आदत है। ठीक उसी वक्त हमारी लड़की घर पर अपना सामान ठीक कर रही थी और अचानक उसके हाथ से वो ग्लास बॉल छूटकर नीचे गिर गया, जो यून सुक ने उसे गिफ्ट किया था। इस बात ने उसका पूरा मूड खराब कर दिया और वो बहुत ज्यादा उदास हो गई। उधर हॉस्पिटल में यून सुक को अपने पापा की सीढ़ियों वाली कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने सीधे अपने पापा की आंखों में देखकर कहा, आपने ही मम्मी के साथ ये सब किया है ना? उसके पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम बुसौसान में बहुत खुश हो, पर मुझे अब समझ आया कि उसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देकर ऐसा घटिया इंसान बना दिया है जो अपने बाप से इस लहजे में बात कर रहा है। वो उसके करीब आए और बोले, बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात में रहो। अगले दिन सिरी की सहेलियां यून सुक की मम्मी के सैलून पर इकट्ठा हुईं, तो उन्हें पता चला कि वो सैलून बंद हो चुका है। वहाँ के ब्रोकर ने बताया कि यून सुक के पापा का फोन आया था और उन्होंने सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया है, क्योंकि वो लोग अब यहाँ कभी वापस नहीं आने वाले। हमारी लड़की को तुरंत अपनी पड़ोसन की वो बातें याद आईं जो उन्होंने यून सुक के पापा के बारे में कही थी कि वो एक बहुत बुरा आदमी है जो उसकी मम्मी को मारता पीटता है। वो तुरंत दौड़ती हुई अपने घर गई, अपनी सारी जमा पूंजी उठाई और रेलवे स्टेशन की तरफ भाग खड़ी हुई ताकि सियोल जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ सके। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, उसने हमारे लड़के को कॉरिडोर के आखिरी कोने पर खड़ा देखा, जबकि उसके पापा बड़े घमंड के साथ सिरी के पास से गुजर गए। जब वो यून सुक की मम्मी के कमरे के पास पहुंची तो उसने यून सुक को अपनी मम्मी से बात करते सुना। वो उनसे कह रहा था कि आंटी का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि वो मम्मी को लेकर तुरंत अमेरिका चले जाएं, क्योंकि अगर पापा ने उन्हें पकड़ लिया तो वो उन पर जरा भी रहम नहीं करेंगे और उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। ठीक उसी पल वीडियो में दिखाया गया कि वो रोते हुए अपनी मम्मी से कह रहा था, मम्मी मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता, मैं वापस बुसौ
बुसौसान जाना चाहता हूँ। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हमारी लड़की खुद को संभालते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। उसने यून सुक को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और उसे यहाँ देखना चाहती है। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और वो रोने लगी, पर उसने तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर दिया। फिर उसने एक दूसरा मैसेज भेजा और कहा कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो उम्मीद करती है कि यून सुक उसे गलत नहीं समझेगा, पर जाहिर है वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो बिना किसी टेंशन के अमेरिका जा सके और उसे कोई गिल्ट महसूस ना हो, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके पापा एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। यून सुक ने जब उसका ये मैसेज सुना तो उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल खाली लगने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। उधर स्कूल में टीचर बच्चों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बांट रहे थे और सब लोग अपनी फोटो एल्बम देख रहे थे। हमारी लड़की ने जब एल्बम में यून सुक के साथ अपनी तस्वीरें देखी तो उसका दम घुटने लगा, क्योंकि इस वक्त वो उसके पास नहीं था। वो बिना सोचे समझे अपने आप ही लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई, शायद इसलिए क्योंकि यही वो जगह थी जो उन दोनों को हमेशा करीब लाती थी। पर वहाँ लाइब्रेरी में इत्तेफाक से उसे वो नोटबुक मिल गई जो उसने पहले यून सुक को गिफ्ट की थी। उसने उत्सुकता से उसे खोला कि देखें इसमें क्या है। यून सुक ने उसके पहले पन्ने पर लिखा था लव डायरी और बाकी के पन्नों पर उसने सिरी की तस्वीरें लगा रखी थी। हर तस्वीर के नीचे उसने उस पल की अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी। पन्ने पलटते हुए सिरी को एक साइड वाले पन्ने पर कुछ लिखा हुआ मिला। उन शब्दों में यून सुक ने अपने दिल का वो सच बयां किया था कि उसे सिरी से प्यार 1998 में ही हो गया था, उस वक्त जब वो अपनी जिंदगी से हार चुका था। पर सिरी ही वो लड़की थी जिसने उसे जीने की एक वजह दी और उसे इस शहर से प्यार करना सिखाया। इसीलिए वो सिरी के साथ बिताए हर एक पल के लिए उसका शुक्रगुजार है। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था और उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था। उसने सिरी के पापा का भी शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उन्होंने ही उसे वो कैमरा गिफ्ट किया था जिससे वो इन सारे खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद कर पाया। खासकर इसलिए क्योंकि उसे सिरी की हंसी बहुत पसंद थी। सिरी बाकी की तस्वीरें पलटते हुए लगातार रोए जा रही थी क्योंकि ये सब बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे यून सुक से बहुत प्यार था, पर साथ ही वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। कुछ समय बीतने के बाद हमारी लड़की का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। वो यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में थी क्योंकि जाहिर है वो पानी के बिना नहीं रह सकती थी और पानी उसके बिना। जब वो पूल से बाहर आ रही थी तभी उसकी सहेलियों ने उसे फोन करके बीच के पास वाले एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। उसने उनसे कहा मैं बस अभी आ रही हूँ। खैर जब वो कैफे पहुंची और अपनी सहेलियों के साथ बैठी तो उन्होंने उससे कहा हम कल तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट की तैयारी कर रहे हैं तो तुम्हें उस लड़के से मिलने जरूर आना होगा। पर सिरी ने मना कर दिया और बोली रिलेशनशिप में पढ़ने का क्या फायदा, ये सब मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है। ठीक उसी वक्त कैफे का मालिक वहाँ आया और बोला अरे नहीं, तुमसे किसने कह दिया कि ये जरूरी नहीं है। मैंने तो तुम लोगों के लिए समुद्र के पास वाली वो लकी टेबल भी बुक कर दी है। वहाँ बैठकर तुम जिस किसी को भी प्रपोज करोगी वो तुरंत मान जाएगा। तुम्हें पता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से जो सियोल की रहने वाली है पहली बार यहीं मिला था और मैंने यहीं अपने प्यार का इजहार किया था और अब देखो वो मेरे साथ बुसौसान में ही रहती है। उसी पल उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर सर्व करते हुए उनकी तरफ हाथ हिलाया और उसे सामान ले जाने के लिए बुलाया। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। अगले दिन सिरी उसी कैफे में वापस आई और उस लड़के का इंतजार करने लगी जिसके साथ उसकी डेट फिक्स हुई थी। तभी कैफे के मालिक की गर्लफ्रेंड उसके पास आई और बोली क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। सिरी ने उसे बताया कि वो पहले किसी से बहुत प्यार करती थी और बहुत समय पहले बीच पर उसे प्रपोज करने वाली थी, पर वो बात पूरी नहीं हो पाई और वो दोनों अलग हो गए। आंटी ने उसे समझाते हुए कहा अरे ऐसा मत सोचो, कोई नहीं जानता कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हो सकता है तुम आगे चलकर उससे दोबारा मिल जाओ। जैसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं बुसौसान में रहूंगी, पर आज मैं यहीं रह रही हूँ। ये सब सुनकर हमारी लड़की बीच पर टहलने निकल गई और उसने उस लड़के को एक मैसेज भेजने का फैसला किया जिससे वो मिलने वाली थी। उसने लिखा आई एम सॉरी, मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पर लड़के ने तुरंत रिप्लाई किया और लिखा तबीयत खराब है, भला कैसे? मैं तो देख रहा हूँ कि तुम एक खरगोश की तरह बिल्कुल भली चंगी घूम रही हो। ये पढ़कर वो हैरान हो गई और आसपास देखने लगी कि वो लड़का कहाँ है। तभी उसने सामने से एक लड़के को अपनी तरफ हाथ हिलाते देखा। उसे लगा कि वही उसकी डेट है, पर वो लड़का तो अपने पीछे से आ रही अपनी असली गर्लफ्रेंड को हाथ हिला रहा था। सिरी को गुस्सा आ गया और वो बड़बड़ाई क्या मजाक चल रहा है, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? ठीक उसी पल हमारा लड़का यूनसुक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी सिरी। उसने चौंक कर पीछे देखा और भागकर उसे गले लगा लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कब और कैसे वापस आ गया। उसने रोते हुए कहा आई एम सॉरी, कसम से मैं तुमसे झूठ बोल रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा से तुम्हारे लिए डर लग रहा था, पर भगवान की कसम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। यूनसुक ने मुस्कुराकर कहा मुझे पता है। सिरी हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? उसने बताया तुमने जो वॉइस मैसेज भेजा था वो कॉल डिलीट करने के बाद भी सेव रहता है। यानी यूनसुक ने उसका पहला मैसेज भी सुन लिया था और दूसरा भी, और वो समझ गया था कि सिरी सिर्फ उसकी भलाई के लिए और उसके पापा के डर से उससे दूरी बना रही थी। इसके अलावा उसे डर था कि कहीं सिरी की आवाज उसके पास से डिलीट ना हो जाए, इसलिए उसने उस डिवाइस के बिल के पैसे चुकाए ताकि वो हमेशा सिरी की आवाज सुन सके। फिर उसने अपनी जेब से एक पेपर क्रेन निकाला और सिरी से कहा कि जब भी उसे सिरी की याद आती थी वो उसके लिए एक पेपर क्रेन बनाता था। इतना
इतना ढेर सारा रोमांस देखकर हमारी लड़की की आंखों में आंसू आ गए। पर सच कहूँ तो ऐसी सिचुएशन में भला कौन नहीं रोएगा, और इन दोनों की ये मिठास देखकर किसका दिल नहीं पिघल जाएगा। खासकर तब जब यून सुक ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, सिरी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने तुरंत हाँ कह दिया। अब भला वो मना कर भी कैसे सकती थी। ठीक उसी पल उनकी सहेलियां और दोस्त जो दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे भागते हुए उनके पास आए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि आखिरकार इतने सालों के अलगाव के बाद ये दोनों एक हो चुके थे। दिन बीतते गए और अब उनके पास मिलने के लिए सिर्फ वो पुरानी लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था जो उनकी पसंदीदा किताबों से भरा हुआ था और जहाँ वो दोनों अब साथ रहते थे। हमारी लड़की हाथ में एक कॉमिक बुक पकड़े हुए थी जिसे वो दोनों साथ मिलकर पढ़ रहे थे, जबकि यून सुक बड़े प्यार से एक संतरा छीलकर सिरी को खिलाने का नाटक कर रहा था। पर उसका ध्यान तो खुद संतरा खाने पर था और उसने सिरी को खिलाने के बजाय चुपके से वो संतरा खुद ही खा लिया। सिरी तुरंत उस पर झपट पड़ी और बोली, चलो जल्दी से संतरा बाहर निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। सच कहूँ दोस्तों, इस कहानी का इससे खूबसूरत एंडिंग और कुछ हो ही नहीं सकता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हाँ, पर साथ ही वो बच्चों की तरह लड़ते और नोक झोंक भी करते हैं। मतलब जहाँ प्यार के साथ ऐसी खट्टी मीठी तकरार हो वही रिश्ता सबसे परफेक्ट होता है। और सबसे जरूरी बात जो सीखने वाली है वो ये कि वो दोनों एक दूसरे से इसलिए सच्चा प्यार कर पाए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की खूबियों से पहले एक दूसरे की कमियों को अपनाया था। जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पार्टनर को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं, ताकि उनके साथ रहते हुए हमें ये डर ना रहे कि वो हमारे लुक्स या हमारे बात करने के तरीके को जज करेंगे, क्योंकि किसी भी रिश्ते में आपसी कंफर्ट और समझदारी ही सच्चे प्यार की असली बुनियाद होती है। इसलिए किसी और के लिए खुद को बदलने की कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो आपको वैसा ही प्यार करेगा जैसे आप असल में हैं। और इसी के साथ हम इस खूबसूरत कहानी की समरी के अंत तक पहुंच गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।